हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी क्वेश्चन बैंक के, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। लेकिन आज मैं इसका सोल्यूशन जो आपकी पीडीएफ में दिया गया है उसको भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नियर है और टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपना इंटरेस्ट गेस्ट पेपर में भी दिखा रहे हैं, नोट्स में भी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में भी दिखा रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आप इंटरेस्ट किस में लेना चाहते हैं। तो मैं आपको सबके बेनिफिट्स बता दूंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहला जो डाउट आता है कि मैम क्वेश्चन बैंक तो हमने सिर्फ काफ़ी बार सुना भी है और उसमें देखे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें प्रैक्टिस करके जाने होते हैं और हमारे एग्जाम में उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। बट ये जो क्वेश्चन बैंक है ये काफ़ी डिफर है। इसमें क्या डिफरेंस है? जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपके लिमिटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मेल पे, फेसबुक पे कहीं भी कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से। साथ ही साथ ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कितने रहेंगे वो मैं आपको सबसे पहले काउंट करवाती हूँ। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 11, यानी कि मात्र 11 क्वेश्चन करने से क्या आप पास हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इज final accounts, and third question is assets. Question number fourth is voucher and recording entries. Question number fifth is difference between accounting standard and accounting principle. Question number six is difference between cash basis of accounting and accrual basis of accounting. Question number seven is manufacturing account. Question number eight is write short note. अब इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आप सबको करके जाना है, बट जो बहुत अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे नंबर कहीं ना कटे, तो 8th क्वेश्चन उनके लिए खास तौर पे। शॉर्ट नोट थोड़े ज़्यादा हैं। रीजंस क्या है? क्योंकि शॉर्ट नोट में हमारी श्योरिटी नहीं होती कि आपको एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन देगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि डेप्रिसिएशन, सेल्स डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट्स आप करके चले जाओ, बाकी के छोड़ दो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर शॉर्ट नोट हमेशा चेंज कर देता है। कई कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर से उठा लिए जाते हैं और कई बार क्या होता है, वो अपना कोई भी पूरे सिलेबस में से कोई भी 2 या 3 टॉपिक पूछ लेता है आपको चेक करने के लिए कि आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई करी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, आईएएस है, या फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, एंड गोइंग कंसर्न है। एंड क्वेश्चन नंबर 9th इज डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूछा गया आपसे। एंड क्वेश्चन नंबर 10th इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग के फीचर्स और एडवांटेजेस का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वही आपके मार्क्स को डिसाइड करता है। सॉल्व क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है। आप सोचेंगे कि मैम क्वेश्चन बैंक में इतने कम क्वेश्चन है तो क्या हम पास हो सकते हैं? तो डेफिनेटली यही 11 क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपसे पूछा जा सकता है या फिर घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आपको टॉपिक पे अपनी पकड़ रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। अगर आपने वन शॉट नहीं देखा तो सबसे पहला काम होना चाहिए वन शॉट देखने का। उससे होता क्या है? अब क्या है कि कुछ क्वेश्चन वैल्यू बेस आ रहे हैं जिसमें क्या होता है कि आपको चेक किया जाता है कि आपने सिर्फ रट्टा मारा है या फिर आपने पूरी किताब को बीच में से भी पढ़ा है। तो वो सब चेक करने के लिए आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को पूछा जाता है। उस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको वन शॉट आनी ज़रूरी है। वन शॉट कुछ नहीं है, आपके सिलेबस की यानी कि पूरी किताब का वन शॉट बना हुआ है, बहुत ही लेटेस्ट है। कई बच्चे पूछेंगे और उनको डाउट आएगा कि मैम हमें ये डाउट है कि वो 1 साल पुरानी वीडियो है या फिर 6 महीने पहले पुरानी वीडियो है, तो क्या वो हम देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि जब आपका सिलेबस चेंज हो गया था उसके बाद ये वीडियो बनाई गई थी। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी के डिस्कशन हम बीच में करते रहेंगे। हायर परचेज सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है हायर परचेज सिस्टम। Under this system, the buyer take possession of the goods by paying an initial amount and agree to pay the balance in installment। यानी कि हायर, आपने किसी चीज को हायर किया है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायर क्या करता है, यानी कि आपको एक इनिशियल अमाउंट पे करके आप उस चीज को ले लेते हो और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो आप धीरे धीरे करके देते रहते हो। तो उसी सिस्टम को हमने हायर परचेज सिस्टम का नाम दिया।
ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर ओनली आफ्टर द फाइनल इंस्टॉलमेंट इज पेड। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या फिर लेट सपोज आपको कोई भी सामान चाहिए था, लेट सपोज आपको एक मशीनरी चाहिए थी, और आपने उसको खरीदा है हायर परचेज सिस्टम, मतलब आपने पूरा पैसा नहीं दिया, आपने सिर्फ कुछ रुपए दिए हैं, यानी कुछ रुपए दे दिए और वो चीज ले ली। तो क्या आप उसके मालिक बन गए? तो जी नहीं, आप उसके मालिक नहीं बने। जब आप उसकी फाइनल पेमेंट कर दोगे, यानी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो ही आपको उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ना कि जब आपने कुछ मनी दी है तब आप ओनरशिप ओनर नहीं हो। जब आपने फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, यानी जो मशीन की पेमेंट थी या वटेवर आपने जो भी चीज खरीदी थी, जब आपने उसके पूरे पैसे दे दिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाती है, तो ओनरशिप आपके हाथ में होती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द बायर कैन यूज द गुड्स वाइल पेइंग इंस्टॉलमेंट। देखो वही वाला पॉइंट आ गया ना, द बायर कैन यूज द गुड्स वाइल पेइंग इंस्टॉलमेंट। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो ही बायर जो होता है वो अपनी इच्छा से उस गुड्स को इस्तेमाल कर पाता है। फोर्थ पॉइंट इज, इफ द बायर डिफॉल्ट, द सेलर हैज द राइट टू रिपोजेस द गुड्स। ठीक है, यानी कि अब बात ये आती है कि कई बार क्या होता है कि बायर जो होता है वो रिफ्यूज कर जाता है, वो कहता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा। तो क्या वो उसका मालिक बन पाएगा? जी नहीं बन पाएगा। चाहे उसने अगर उसकी 10 इंस्टॉलमेंट्स बनी है और उसने 9 पे करी है, तब भी वो मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि उसने फाइनल पेमेंट नहीं करी है। एंड द बायर कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन और ओनरशिप बेनिफिट्स अंटिल फुल पेमेंट इज मेड। जब तक ये फुल पेमेंट नहीं हो जाती, वो अपना डेप और ओनरशिप के बेनिफिट्स को क्लेम नहीं कर सकता। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है? अभी तक हमने समझा था कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, बट अब हम समझेंगे इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम होता क्या है। अभी मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझा रही हूँ, बट आपको फिर जब डिफरेंस समझना हो, जिनको डिफरेंस इजीली समझ आ रहा हो, वो बना के लिख सकते हैं। बट अभी मैं थोड़ा सा डेप्थ में समझा रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास कंटेंट होता है, मैटर होता है, तो आप चीज़ों को लिख पाते हो। लेकिन जब आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप 4 चीज़ें पढ़ के चले जाओगे और उसके बाद वहाँ पे लिखने बैठोगे, तो आपके पास मैटर नहीं होगा तो नंबर नहीं होंगे। नंबर 1 पॉइंट इज़ द बायर परचेजेस गुड्स बाय एग्रीइंग टू पे द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड। अब इसमें क्या होता है, ये है आपका इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, यानी ओनरशिप ऑफ गुड इज ट्रांसफर इमीडिएटली आफ्टर द एग्रीमेंट। जैसे ही एग्रीमेंट हो जाता है, उसी टाइम ही आपकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो आप सोचेंगे कि मैम ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, और अभी अभी हमने समझा कि हायर परचेज सिस्टम में तो ये होता था कि जब हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब जो हम फाइनल पेमेंट कर देते हैं, तब हम उसके मालिक बनते हैं। बट इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में तो क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट चलती रहेंगी, आपकी साल भर की, 2 साल की, जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट्स बनाई हैं। बट डिपेंड क्या करता है कि आपने अगर कोई सामान के लिए, अगर आप बायर हो और आपने एग्री कर लिया है कि आप पे करोगे इंस्टॉलमेंट को, और आपने थोड़ी बहुत पेमेंट कर दी है, तो भी आप उसके मालिक बन जाते हो। किस सिस्टम में? इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अंदर। द बायर बिकम द ओनर एंड द बियरर ऑफ ऑल द रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज। जिस दिन से आपने सामान को खरीदा, आप उस दिन से सारे रिस्क को बियर करोगे। ऐसा नहीं है कि जब आपके पास सामान आएगा तब आप रिस्क बियर करोगे। जिस दिन आपके पास चीज आ गई, आप उस दिन के बाद से आप उसको, उसके सारे रिस्क आपके होंगे, क्योंकि आप मालिक बन चुके हो। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, हायर परचेज सिस्टम के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है ओनरशिप का। वही सारे पॉइंट्स है, बट इसके अंदर मेन मेन लिखा है, तो जिनको दिक्कत होती है बना के लिखने में, वो मेन पॉइंट्स भी पढ़ के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ओनरशिप की बात करूँ, तो ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपको इतना समझना है कि जो हायर परचेज सिस्टम है, यानी कि जो मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट आते ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है, उसी दिन आप जो है, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मालिक बन जाते हो। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ आ गया, तो आप बाकिया बना के लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है पोजेशन का, जिसके अंदर क्या लिखा है, आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट, और इसके अंदर ओनरशिप एंड पोजेशन इमीडिएटली, उसी टाइम आपको मालिक का अधिकार मिल जाता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अंदर। लेकिन इसके अंदर एग्रीमेंट जो साइन हुआ हुआ है आपकी, जब आपने पूरी पेमेंट कर दी है, उसके बाद ही आप इसके मालिक बन जाते हो। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग इसके रिस्क ऑफ लॉस भी है। तो रिस्क रिमेन विद द सेलर अंटिल ओनरशिप इज ट्रांसफर। साइड सी बात है आप लोगों के लिए, जो रिस्क ऑफ लॉस होगा वो तो तभी आप सोचो ना, कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तभी आप उसके रिस्क के जो है आपको बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इट इज अ हायर अग्रीमेंट। ये हमारा हायर एग्रीमेंट होता है विद इन एन ऑप्शन टू परचेज। आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन इट इज द आउटलाइट सेल विद द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू द डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस एंड शो
shows its financial position on a particular date. देखो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पूछेंगे कि मैम वन शॉट करके जाएँ या गेस पेपर करके जाएँ या क्वेश्चन बैंक करके जाएँ? तो देखो भाई, तीनों करके जाओगे तो फ़ायदा आप ही का है, 95 प्लस भी आप ही को स्कोर करने हैं, तो आप ये करके जाएँ। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए, बहुत ही रीज़नेबल सा प्राइस है, ऑफर भी चल रहा है, आप व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम पे भी इसको बाय कर सकते हैं और उसके बाद इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको अपना एड्रेस बताना होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये स्पेशली दिसंबर 2025 के लिए बनाए गए हैं, जो मात्र 11 क्वेश्चन है, वो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देंगे। यानी कि अगर आपने गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, उसके अंदर आपकी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं, जिससे कि आपके बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस का बारे में पता चलता है। अब आप सोचेंगे कि हम अपने बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस क्यों निकालेंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई बंदा या कोई भी पर्सन है जो कि अपने बिज़नेस को रन कर रहा है, तो वो तो चाहेगा ना कि वो उसको पता चले कि उसने कितना कमाया और कितना गँवाया। तो उस चीज़ को जानने के लिए ही कुछ फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं और अपनी कंपनी के, अपने बिज़नेस के कुछ फाइनेंशियल पोज़ीशन पता लगती है। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड पोज़ीशन कहाँ पे है? मतलब हमारी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है या फिर हमारी एसेट्स ज़्यादा है? अगर आपकी एसेट्स ज़्यादा होती हैं, तो दैट मीन्स है कि आपकी फाइनेंशियल पोज़ीशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी कर्ज़ा ज़्यादा है और संपत्ति इतनी नहीं है, दैट मीन्स आप कर्ज़े में हो। कंपोनेंट ऑफ द फाइनल अकाउंट में आता है, नंबर 1 इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज़ पी&एल अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट। ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा-सा डेप्थ में करा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल अकाउंट की। फाइनल अकाउंट आपके सबसे पहला बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? प्रिपेयर टू द फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ग्रॉस लॉस और ग्रॉस लॉस। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या तो ग्रॉस लॉस आता है, दोनों नहीं आते। या तो आप फायदे में जाओगे या कर्जे में जाओगे या फिर नुकसान में जाओगे, तो दोनों तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सेल्स चाहिए होती है हमारे को। सेल कितनी हुई है, उसमें से ओपनिंग स्टॉक, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, तो हमने उसको माइनस कर देना है, क्योंकि हम माइनस करते हैं क्योंकि वो सामान तो अब यूटिलाइज हो रहा है। परचेज जितना हमने खरीदा तो खर्चा हुआ, तो उसको हमने जोड़ देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस कर देने हैं। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच गया है, वो अभी हमारे पास है। यानी कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर लास्ट वाला जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये आपको चीजें पता होंगी। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें जोड़नी है, वो यहाँ नीचे मेंशन है, जैसे वेजेस, दिहाड़ी, कैरेज इनवर्ड है, फैक्ट्री रेंट है। तो ये सारी चीजें आपको जोड़नी है। नेक्स्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी या तो नेट प्रॉफिट आता है या तो नेट लॉस निकाला जाता है। और नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो, फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने चीजों को समझ लिया, लॉजिकली समझ लिया, तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जॉब कर रहे हैं, अदर कोर्स कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है पूरी पूरी किताबें पढ़ने का। इग्नू के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनको आरसी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो उस सारी चीज़ों से निपटने के लिए ही हम लोगों ने पीडीएफ्स बनाए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना करनी पड़े। बस आप इसका प्रिंट आउट निकालो या आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में ये पीडीएफ खोलो और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और इन्हीं क्वेश्चन की बार-बार प्रैक्टिस करते रहो। तो डेफिनिटली आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, 2-4 दिन में भी तैयारी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करी थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा जीपी है, वो अभी फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये करने के बाद आपका क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आपको इनकम क्यों जोड़नी है? क्योंकि देखो, इनकम आपके लिए क्या है? पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो दैट मीन्स आपको प्लस करना है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि आपका खर्चा है, तो आपको इसको माइनस कर देना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? जैसे कि रेंट आते हैं, सैलरी आती है, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ये वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, बट बिजनेस के अंदर होते हैं, तो हमें देखने पड़ते हैं। अदर इनकम में आती है इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मतलब आपने कहीं पे कोई भी चीज इन्वेस्ट करी या कोई भी काम किया, उससे आपको इनकम रिसीव हो रही है, तो पैसा आ रहा है, तो वो भी आपकी इनकम है। कमीशन रिसीव, कभी कभार क्या होता है कि हम किसी को, जैसे कि किसी का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है या फिर अनदर कोई काम है, उसमें से हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो वो हमारे लिए कमीशन हो जाती है और कमीशन रिसीव हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो अकाउंट बनता है वो बनता है बैलेंस शीट का। प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम बैलेंस शीट बनाते क्यों है? बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन हमें जाननी होती है बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट होती है उस दिन हम जा करके देखते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितनी है। यही सारी चीजें ही डिसाइड करती हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट मतलब जो कंपनी की पोजीशन है वो कैसी है। अब मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझाती हूँ। जैसे कि क्या होता है कि जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि हम किसी भी पर्सन की या किसी भी कंपनी की, बिज़नेस की वेल्थ को कैसे जान पाते हैं? हम उनकी उनको कैसे जज कर पाते हैं कि क्या उनके पास वेल्थ कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, एंड इन सारी चीज़ों से हम उन्हें जो है जज करते हैं। तो सो दैट बैलेंस शीट भी कुछ इसी प्रकार से है कि हमें ये सारी चीज़ें जाँचनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं, सो दैट ही हम आगे बढ़ पाएँगे। जैसे कि एसेट है, संपत्ति है। संपत्ति अगर है तो अगर आपके पास कर्जा थोड़ा भी हो गया तो भी आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच करके भी उस लायबिलिटी को चुका सकते हो। बट अगर लायबिलिटी ज्यादा है और संपत्ति इतनी नहीं है, दैट मीन्स आप डेप्थ में हो, यानी कि आप लोग जो है कर्जे में हो। तो तभी बोला जाता है कि आपकी जो एसेट है वो ज्यादा होनी चाहिए, लायबिलिटी कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। एंड कैपिटल जो ओनर की जो इक्विटी होती है वो डिपेंड करती है उनकी पॉकेट पे कि वो अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, कि जो हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। यानी कि जब हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर आज हम बिजनेस के अंदर 10 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, 100 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पैसा आने की भी एंट्री हो रही है, पैसा जाने की भी एंट्री हो रही है। दैट मीन्स हमने हमें हमें पूरे साल हम ये सब करते हैं और उसके बाद जाके हमारा रिजल्ट निकलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। इन सब चीजों को, यानी फाइनल अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। अगर हम हर चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं। और साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में पता चलता है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द ओनर्स, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स, यानी जो हमारे ओनर्स हैं, जो हमारा मालिक है, या जो इन्वेस्टर है, जो हमारी कंपनी के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहा है, या क्रेडिटर्स हैं, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन भी उनको मिल जाती है फाइनल अकाउंट से, कितना खर्चा हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ। तो वो सारी चीजें पता लगती हैं। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग, इससे क्या होता है, फाइनल अकाउंट से क्या होता है कि हम अपने डिसीजन मेक कर पाते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो डिसीजन कैसे मेक कर पाएंगे, अगर हमारे सामने अगर हमने फाइनल अकाउंट बनाए और हमारे को लॉस हो रहा है, तो हमें पता लग गया कि हम फायदे में नहीं है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम नहीं है, तो यानी कि हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे कि अपने खर्चों को कम कर देंगे और इनकम को और बढ़ा देंगे, इंटू टू इंटू थ्री करेंगे तो इनकम जनरेट होने लगेगी। ठीक है, ये सब करेंगे तो इससे फ्यूचर की प्लानिंग होती है। अगर इस साल प्रॉफिट कम आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर उसको कैसे इंटू टू इंटू थ्री करना है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग कैसी है, आप डिसीजन कैसे मेक कर रहे हैं। अगर आपका डिसीजन सही है तो आप डेफिनेटली काम कर पाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, मिस्टर रोहन ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। तो आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, डेबिट क्रेडिट दे रखा है, और ये आपका है एक ट्रायल बैलेंस। और जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर हर एक चीज मेंशन है, जैसे कि लाइक कैपिटल है, ड्राइंग्स है, ऑन ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, कैश इन हैंड, ये सबका टोटल दे रखा है 2,13,000। तो उसके बाद इसकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बनाना सिखाया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो मैं फिर से बोलूंगी कि अभी ये जो है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में करा रही हूँ, बट ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर इस पीडीएफ में तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखना है तो आप जो है वन शॉट वाली वीडियो देखोगे, तो उसमें मैंने ये पूरा फॉर्मेट बताया, इसके क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, वहां पे आप कर पाओगे। बट यहाँ पे 31 मार्च 2025 जब ईयर एंड हुआ था, तो इसके यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया। तो देखो एक साइड होती है डेबिट वाली, ये वाली, ठीक है, तो ये आपकी है डेबिट वाली, ठीक है, ये है आपकी डीआर, ठीक है, और ये है आपकी सीआर, यानी कि क्रेडिट क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखो भाई आपको इतना समझना है, सबसे पहले क्या आता है ट्रेडिंग के अंदर, ओपनिंग स्टॉक आता है। ठीक है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है,
20,000 दे रखा है, क्वेश्चन में मेंशन है, ये रहा, ठीक है। तो 20,000 ले लिया, उसके बाद आपको परचेजेस लेने हैं। परचेजेस कितने गिवन है, उसके नीचे ही परचेजेस गिवन थी 80,000 के, वो हमने डाल दिए। उसके बाद आता है क्रेडिट साइड पे आपकी सेल आती है, जो कि है 1,60,000 की, तो ये यहाँ पे दे रखा था, वो हमने डाल दिया। फिर रिटर्न आउटवर्ड जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 3,000 का, वो उसके नीचे ही दे रखा है, वो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड को आपने माइनस किया तो आपकी नेट सेल जो है वो कितनी आ रही है, 1,57,000 आ रही है, ठीक है, माइनस करने पे। और रिटर्न इनवर्ड को, तो उसके बाद आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। वो मैंने आप लोगों को वन शॉट में करवाया हुआ है, तो आप वहां पे इसका फॉर्मेट देख के और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स होती क्या है, मतलब एसेट जो है वो क्या है। एसेट आर दी वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट हेल्प इन अर्निंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी कि जो आपका बिजनेस है उसके अंदर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाता है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर लेट सपोज आपको कोई फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस करना है, ठीक है, या फिर अपना कोई भी स्टूडियो खोलना है, या वट एवर आप जो है कोई भी बिजनेस करना चाहते हो XYZ, तो उसके लिए आपको सामान चाहिए होता है। तो जैसे आपने प्रिंटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, चेयर खरीदी, टेबल खरीदा, ये सब चीजें आपकी एसेट्स हैं जो आपको आज फायदा नहीं दे रही, लेकिन फ्यूचर में आपको फायदा देगी ना। अगर आपके वहां पे चेयर पड़ी है तो आपके कस्टमर आके बैठेंगे, यानी कि वो चीज यूटिलाइज हो गई, दैट मीन्स वो आपका एसेट का पार्ट है, ठीक है। एनीथिंग ओन्ड बाय अ बिजनेस विच हैज मॉनेटरी वैल्यू कॉल्ड एन एसेट। ये बोलना चाहता है कोई भी चीज ऐसी जो कि आप उसको मॉनेटरी वैल्यू में जो है कंसीडर करते हो। अब एग्जांपल्स क्या हैं इसके, एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स इज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स। तो सबसे पहले बात ये आती है, अब आप सोचोगे कि मैम अभी आपने बताया था हमें कि एसेट तो वो होती है जो हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देती है, और वो कोई सामान होता है, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप, चेयर, टेबल, ये सब। बट अभी आपने बताया कि कैश इन हैंड भी है। तो देखो, कैश इन हैंड होना बहुत जरूरी है। जब आप बिजनेस करने जाते हो तो आपके हाथ में पैसा होना जरूरी है। मतलब अगर आज आपके पास कैपिटल है, कैश इन हैंड है, आपके हाथ में आज पैसा है, तो आप बिजनेस कर पाओगे फ्यूचर में, तो वो भी आपको बेनिफिट दे रहा है। तो आपको हर एक वो चीज एसेट कंसीडर करनी है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। लेट सपोज बैंक बैलेंस, ठीक है। तो बैंक बैलेंस है तो वो भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है, आप कोई भी चीज उससे खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्नीचर तो आपको बेनिफिट देता ही है। अगर आपने आज किसी भी फर्नीचर में पैसा लगाया है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। जैसे मैंने बताया कि आप मान लीजिए कोई ऑफिस खोल रहे हैं, वहां पे रिसेप्शन होगा, आपने वहां पे सोफा लगवाया, वो आज तो आपको रिटर्न नहीं दे रहा, बट स्टिल जब आप उस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर आके बैठेंगे, ठीक है, मीटिंग्स होंगी, तो वो फर्नीचर तब काम आएगा। तो यानी कि उसने फायदा दिया आपके बिजनेस में। लैंड एंड बिल्डिंग किस तरीके से काम करता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या होता है कि वो भी हमारी एसेट का पार्ट है। जब किसी का बिजनेस इनटू टू मल्टीप्लायर्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपने लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मशीनरी है, और मशीनरी में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। मशीनरी हमें प्रोडक्शन देती है, यानी कि अगर हमारे पास आज लेबर नहीं भी है तो भी हम प्रोडक्शन करा के पैसा कमा सकते हैं। डेटर्स हैं, डेटर्स क्या होते हैं, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर, यानी अमाउंट आपने रिसीव किया कस्टमर से, ठीक है। स्टॉक है, गुड्स अवेलेबल फॉर फॉर सेल, यानी कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके पास सामान होना बहुत जरूरी है। कोई लोग सर्विस में डील करते हैं, लेकिन कोई गुड्स में करते हैं। अगर आपके पास सामान है तो दैट मीन्स आपके पास स्टॉक है। टाइप ऑफ एसेट्स, एसेट्स जो होती हैं उसके टाइप्स क्या रहती हैं। FA मतलब फिक्स एसेट्स हैं, जो कि नॉन करेंट एसेट्स हैं। These are the long-term assets used for more than 1 year in the business operations. They are not meant for resale. तो सबसे बड़ी बात ये आती है यहाँ पर कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं वो लंबे समय के लिए होती हैं और फिक्स्ड होती हैं। इसको आपने एक बार खरीद लिया तो आप जल्दी से इसको ना नहीं कर सकते। ना मीन्स कि आप इससे मुकर नहीं सकते कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रही। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आज किसी ने कोई जमीन खरीदी है 50 लाख रुपए की, तो दैट मीन्स अगर उसे वो जमीन पसंद नहीं आ रही तो वो ये नहीं कह सकता कि नहीं छोड़ देते हैं।
ऐसे नहीं होता, ये आपकी फिक्स एसेट है जो कि आपको क्या करती है, लंबे समय के लिए होती है और मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म एसेट यूज़ जो होती है वो मोर देन 1 साल से ज़्यादा यूज़ हो जाती है वो। मशीनरी का भी यही है। अगर आज मैं बोलूँ आपको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप अपने घर में कोई सोफ़ा आपने मँगवाया, लैपटॉप मँगाया, टीवी मँगवाया और 4 दिन बाद वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप फिर क्या दूसरा मँगा लोगे या तीसरा मँगा लोगे? नहीं, वो आपके 1 साल से ज़्यादा चलेगी। तो मशीनरी भी वही है, फर्नीचर भी वही है, बस डिपेंड करता है आप अपने घर में मँगवा रहे हो, अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मँगा रहे हो। व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर हैं, ये सब आपको 1 साल कई सालों तक यूज़ होते हैं और हालाँकि पहले के जो प्रोडक्ट होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, कई-कई साल निकालते थे, लेकिन आजकल जो है उनकी लाइफ़ थोड़ी-सी कम हो गई है, बट हाँ, 1 साल से ज़्यादा चल जाते हैं। अब आते हैं करंट एसेट के ऊपर। करंट एसेट्स क्या होती हैं? दीज़ आर द शॉर्ट टर्म एसेट दैट कैन बी ईज़िली कन्वर्टेड इंटू कैश विदिन 1 ईयर। आपका जो शॉर्ट टर्म एसेट होती है ना, वो आपको जल्दी से जल्दी पैसे कन्वर्ट करके देती है और 1 साल के अंदर-अंदर देती है। तो आप सोचेंगे मैम ऐसी कौन-सी चीज़ है? तो देखो भाई कैश इन हैंड है, कितने दिन आप उसको हाथ में रखोगे? कहीं न कहीं तो आप या तो कोई सामान खरीदोगे या उस पे खर्चा करोगे, आपने कोई सामान खरीदा उसके लिए पैसे दे दिए, कहीं जोड़-जाड़ लिया या फिर डेटर है, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, बाकी सारे एग्ज़ाम्पल ऑटोमैटिक समझ आ जाएँगे। जैसे स्टॉक है, इन्वेंटरी है। अब मान लो आपने अपने बिज़नेस के लिए 500 पीस खरीदे शर्ट्स के, ठीक है? तो क्या आप बोल सकते हो कि नहीं मैं अभी ये नहीं बेचना चाहता हूँ या मैं जो है कुछ टाइम बाद इसको बेचूँगा जब इसका ट्रेंड आएगा या फिर इसको तब सेल करूँगा। तो ऐसा नहीं होता भई, आप अपने स्टॉक को, इन्वेंटरी को कब तक होल्ड करके रखोगे? जितने टाइम आप होल्ड करके रखोगे, उससे आपकी सेल्स नहीं होगी। सेल्स नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा तो सर्कुलेट नहीं होगा। तो समझ रहे हो कि जब तक इन्वेंटरी है तो आप 1 साल के अंदर-अंदर उसको बेचोगे और जल्द से जल्द बेचोगे ताकि वो सामान खत्म हो और नेक्स्ट आप मँगा पाओ। तो ये सारी चीज़ें करंट एसेट का पार्ट बनती हैं और नेक्स्ट आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मीन्स दैट physical asset that can seen and touch. There are so many examples are there. One example is building, furniture, machinery. टेंजिबल है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। यानी बिल्डिंग आप देख सकते हो, उसको छू भी सकते हो, फर्नीचर भी, मशीनरी भी। इनटेंजिबल एसेट कुछ इस प्रकार से होती है, नॉन फिजिकल एसेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच बट हैव वैल्यू। एग्जांपल्स इज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो गुडविल में क्या होता है, रेपुटेशन होती है। लेट्स सपोज कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमें कुछ भी बर्गर की क्रेविंग है या फिर पिज्ज़ा की क्रेविंग है या फिर हमें कुछ छोले-भटूरे खाने हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? अगर हमें बर्गर खाना है तो हमारे माइंड में बर्गर किंग आ जाएगा, मैकडॉनल्ड्स आ जाएगा और हमें पिज़्ज़ा खाना है तो डोमिनोज़ आ जाएगा या फिर आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको पता ही हैं जब भी आप जाते होगे। या फिर आपको कुछ छोले-भटूरे खाने हैं या फिर कुछ हल्दीराम माइंड में आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी रेपो बनाई है। इन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाया, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये हर तरीके से ओके प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब ये कोई घपला नहीं करते, अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं, पाम ऑयल यूज़ नहीं करते, ऐसा नहीं है। बट जो एक ब्रांड है, जो एक रेपो है, वो इन्होंने जनरेट करी है। अब होता क्या हो सकता है, रेडी वाला बंदा का खाना-पीना जो है वो हर जगह का अलग-अलग होता है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, किसी को रेडी का पसंद है, मतलब स्टॉल का पसंद है, किसी को दुकान का, किसी का एक ब्रांड होता है। लेकिन मैं एक रेपो की बात कर रही हूँ, गुडविल का मुझे बेस्ट एग्ज़ाम्पल यही लगता है कि हम कहीं जाते हैं और हमारे माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ नई जगह पे आए हैं और हमें बर्गर खाना है, हम ऐसे पता नहीं खाएँगे, अनहाइजीनिक हो या फिर वो हमारे टेस्ट को सूट ना करे। तो हम जो है मैकडॉनल्ड्स हो गया, मैकडी, ये सारी मैकडी हो गया या बर्गर किंग, डोमिनोज़, ऐसी जगहों के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। तो ये सारी चीज़ें क्यों बनी हैं? ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हैं कि अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ को कॉपी करते हो, तो वो आप ना कर पाओ। जैसे टीएम का आपने लेज़, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट्स पे एक सर्कल देखा होगा जिसके अंदर ट्रेडमार्क लिखा रहता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किनके लिए हैं? कि आप किसी के ब्रांड के नेम को कॉपी ना कर पाओ, ठीक है? नेक्स्ट आता है fictitious assets. These are not real asset but expenses or losses which are shown as asset for the time being and write off gradually.
यानी कि जो एफए है यानी फिक्सटिशियस एसेट्स होती हैं वो कोई रियल एसेट्स नहीं होती हैं, बट जो आपके खर्चे हैं, लॉसेस हैं, विच आर शोन एज एसेट, वो शो किए जाते हैं एसेट फॉर द टाइम बीइंग एंड राइट ऑफ, और उसको राइट ऑफ भी किया जाता है। जैसे कि मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, कि कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने शेयर को इश्यू करती हैं और डिस्काउंट पे करती हैं। हालाँकि पीछे बहुत सारी कंपनी को लॉसेस हुआ था, बहुत लॉस हुआ था जब वो अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करती हैं। वैसे तो प्रीमियम पे किया जाता है अगर कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है और वेल्थ काफ़ी अच्छी है, तो कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे अपने शेयर को इश्यू नहीं करती, और काफ़ी सारी कंपनी इससे लॉस में आ गई थी। सो दैट जो है वो अ लेकिन पॉइंट है एफए का। एंड लास्ट वन तो आपने सुना ही होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डीआरई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? ये एक ऐसा खर्चा हो जाता है जो कि हम करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें आज नहीं मिलता, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर मिलता है। ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है आपकी एसेट्स की? अब हम सोचेंगे कि हमने इतनी सारी चीज़ें समझ ली कि एसेट ये होता है और इसके इतने सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये हमें इसका फ़ायदा क्या है? मतलब अगर आज हम एसेट में कोई पैसा लगाते हैं, तो क्या हमें रिटर्न देता है या नहीं देता? तो सबसे पहले पॉइंट आता है हेल्प इन बिज़नेस ऑपरेशन, या आपके बिज़नेस के ऑपरेशन में मदद करता है। भई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप कोई बिज़नेस करो और आपके बिज़नेस के अंदर लैपटॉप ना हो, टेबल ना हो, चेयर ना हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मशीन नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगी तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। तो सेकंड पॉइंट आता है रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिज़नेस, यानी कि आपकी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो भी रिफ्लेक्ट करने लगती है एसेट से। यानी कि अगर आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, तो आपका बिज़नेस डेफिनिटली रन करता है और आपके कस्टमर भी एंगेज रहते हैं। यूज़फुल इन बोरोइंग लोन्स एंड रेजिंग फंड। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास वेल्थ अच्छी है, आपकी एसेट्स पे पकड़ अच्छी है, तो उससे क्या होता है कि आप लोन भी बोरो कर सकते हो, वो उसमें मदद देता है। जैसे आपके पास आज संपत्ति पड़ी है और आप सोच रहे हो कि आपको कहीं लोन लेना है, तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, आप फंड भी रेज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड इनकम एंड वैल्यू ऑफ द बिज़नेस, यानी कि ये आपकी इनकम को प्रोवाइड करता है और आपके बिज़नेस को भी वैल्यू देता है एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाउचर एंड रिकॉर्डिंग एंट्रीज क्या होती है, मीनिंग ऑफ वाउचर। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे, फिर सिंपल वर्ड्स में समझेंगे और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट सर्व एज एविडेंस दैट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। तो वाउचर क्या है? अब हम सोचेंगे कि हमारे बिजनेस के अंदर वाउचर का क्या काम है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है बिजनेस की ट्रांजेक्शन का, कि हमने इतने में सेल करी है, ठीक है, या इतने में परचेज करा है सामान। तो जब हमारे पास सबूत होता है, तो जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना, तो पता चलता है कि ये वाली स्लिप यहाँ से आई है, इतनी सेल हुई थी, इतनी परचेज हुई थी। एंड सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ, तो वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट और ऑथराइज दैट एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। यानी कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सपोर्ट करता है, आपके बिजनेस को ऑथराइज करता है, आपके एंट्रीज को मेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ना। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कैश रिसिप्ट फ्रॉम अ कस्टमर, कैश रिसिप्ट वाउचर। आप किसी दुकान में जाते हो, तो आपने सामान खरीदा, अब 4 दिन बाद आपको सामान को एक्सचेंज करना है, ठीक है? तो दुकानदार को अगर याद ना रहा कि आप सामान लेके गए थे, कितने में लेके गए थे, तो उसके पास भी सबूत है और आपके पास भी सबूत है, और आप उसको जा करके दिखा सकते हो और अपने सामान को जो है एक्सचेंज कर सकते हो। क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे कस्टमर आते होंगे, और अगर वो आपको पहचान भी ले तो अमाउंट उसको याद नहीं है, तो वो स्लिप से याद आ जाता है। पेमेंट मेड टू द सप्लायर, आपने अपने सप्लायर को जो है पेमेंट की, तो पेमेंट वाउचर होगा। परचेज़ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने कोई भी सामान को बाय किया उधार पे, तो दैट मीन्स परचेज़ वाउचर। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, सेल वाउचर। टाइप ऑफ वाउचर्स में आता है सोर्स वाउचर आता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन, एग्जांपल इज कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, पे इन स्लिप, चेक, एटसेट्रा। तो सोर्स वाउचर हैं ये, यानी कि कैश मेमो तो सुना ही होगा डेफिनेटली। अकाउंटिंग वाउचर में आता है प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वाउचर फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 is debit voucher, second one is credit voucher, and third one is journal voucher.
अब आपको अपने फॉरेक्स एक्सपेंसेस, आपने कोई खर्चा किया बिजनेस के लिए, आपने कुछ पेमेंट करी, तो डेबिट वाउचर। आपके पास इनकम आई, आपने कुछ रिसीव किया, तो आपके पास होगा क्रेडिट वाउचर। जनरल वाउचर में आता है फॉर नॉन कैश एडजस्टमेंट, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट सपोज हम अपने घर में सोफा लेकर आए, तो हम लेट सपोज 20,000 का लेकर आए, और उस 20,000 के अंदर हमें वो कितने साल वैल्यू देगा, मतलब हमने 20,000 का सोफा खरीदा, तो वो कितने साल यूज हो रहा है और एंड में जाके स्क्रैप में क्या वैल्यू बचेगी हम कैलकुलेट नहीं करते। बट जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो अगर एक पेन भी पड़ा है ना बिजनेस के अंदर, तो हम उसकी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जब हमने पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो एसेट में किया था, और एसेट की जब वैल्यू घटती है तो उसको हम डेप बोलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट की वैल्यू घट रही है। तो इससे बिजनेस के जो बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है। Meaning of the recording entry: recording entries means writing down that business transaction in the books of account, original entries journal on the basis of voucher. In simple words, recording entries in the process of entering transaction into the journal from the respective voucher. Steps are there. नंबर वन इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। आपको सबसे पहले करना क्या होता है? जब आप जर्नल को रिकॉर्ड करते हो तो सबसे पहले आप अपनी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो। नंबर टू इज प्रिपेयर द वाउचर एज अ एविडेंस। आपने जो भी वाउचर को प्रिपेयर किया है एज अ एविडेंस किया है, ठीक है। नंबर थ्री इज द डिटरमाइन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको डेबिट किया और किसको क्रेडिट किया, ठीक है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा आने पे क्या करना है और जाने पे क्या करना है। रिकॉर्ड द एंट्री इन द जर्नल विद डेट, नरेशन एंड अमाउंट। कई बार क्या होता है कि हम जर्नल एंट्री तो पास कर देते हैं लेकिन हम डेट को मेंशन नहीं करते। जब हम डेट को मेंशन नहीं करते हैं तो हमें आगे जाके एज अ एविडेंस हम उसको यूज नहीं कर पाते। नरेशन लिखना जरूरी होता है और साथ में अमाउंट भी लिखना होता है कि लेट सपोज अगर हमने मशीनरी को राइट ऑफ किया है या मशीनरी हमने खरीदी है, तो उसका जो अमाउंट है वो कितने का है। लास्ट आता है पोस्ट द एंट्री इन द लेजर अकाउंट, यानी कि हम जब जर्नल एंट्री बना लेते हैं तो उसके बाद हमें पोस्टिंग करनी होती है लेजर अकाउंट में। एग्जाम्पल ऑफ द वाउचर एंड जर्नल एंट्री: पे 10,000 टू द सप्लायर राम बाय चेक। यानी कि हमने एक छोटी सी एक एंट्री ली है समझाने के लिए कि 10,000 रुपए सप्लायर को दिए थे, ठीक है। 10,000 टू सप्लायर राम बाय चेक। वाउचर टाइप पेमेंट वाउचर, तो डेट है पर्टिकुलर है, एलएफ है, डीआर है, सीआर है। तो राम अकाउंट डेबिट टू द बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू द राम बाय चेक। इंपॉर्टेंस क्या है वाउचर की? इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचर एंड रिकॉर्डिंग एंट्रीज: नंबर वन इज प्रोवाइड ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ द ऑल द ट्रांजेक्शन। कई बार क्या होता है हम बिजनेस करते हैं और बहुत सारे धोखे करते हैं, बट हमें ऑथेंटिक एविडेंस चाहिए होता है, ताकि हमें जब हम पूरे साल की कैलकुलेशन करें तो हमें पता चल सके प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कई बार क्या होता है हम अपने टैक्स को बचाने के लिए हम अपनी इनकम को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है हमारा टैक्स में जो हमें टैक्स थोड़ा कम पे करना पड़ता है। हेल्प इन अवॉइडिंग एरर एंड द फ्रॉड्स: हमें जो भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, यानी कि जो वाउचर है और रिकॉर्डिंग एंट्रीज का हम करते हैं उसमें हमें काफी सारे एरर जो हैं वो अवॉइड करने पड़ते हैं और फ्रॉड्स भी। ensure accuracy and reliability in the accounting, assist in auditing and verification of account। जब भी हम एक नॉर्मल एक बिजनेस को चलाते हैं तो हम एक अकाउंटेंट हायर करते हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं। एक अकाउंटेंट को हायर करना मीन्स है कि हम अपने डे टू डे की जो एक्टिविटीज हो रही है वो उसको रिकॉर्ड करता है, बट सीए का काम क्या रहता है? वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स। वो एक्चुअल हमारे अकाउंट्स में जो एरर्स होते हैं उसको पकड़ता है और हमें अगर ज्यादा टैक्स पे नहीं करना तो उसको रिडक्शन में लाता है, यानी कि हमारी इनकम को कम करके एक्सपेंस बढ़ा के हमारे टैक्स को कम करता है। फीचर ऑफ द वाउचर: नंबर वन इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, थर्ड वन इज सपोर्ट अकाउंटिंग एंट्रीज, फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन, फिफ्थ वन इज ऑथराइजेशन। फीचर्स में सबसे पहला आता है आपके पास ट्रांजेक्शन का एविडेंस होना चाहिए, यानी कि अ वाउचर सर्व एज अ प्रूफ दैट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट हैज अकर्ड। यानी कि अ, आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी इनवॉइस, रिसिप्ट, चेक, बिल, ये सब होना चाहिए। थर्ड है आपका अकाउंटिंग एंट्री जो कि आपको सपोर्ट करता है
क्लासिफिकेशन में आता है, जनरल वाउचर आता है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन। आपकी ट्रांजेक्शन पे निर्भर करता है। पहले क्या चलता था कि आप कहीं भी दुकान पे जा रहे हो तो एक पर्ची सी काट के देता था, बट अभी क्या है कि हम डिजिटली हो गए हैं, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, सो दैट हमें जो स्लिप मिलती है, वो एक प्रिंट आउट की फॉर्म में मिलती है। तो यानी कि हमारा चेंज हो गया, यानी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन, कि आपकी ट्रांजेक्शन कैसी है, आप कहाँ विजिट कर रहे हो, इट्स डिपेंड। ऑथराइजेशन में आता है, वाउचर आर यूजुअली अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सनल बिफोर मेकिंग एन एंट्री। रिकॉर्डिंग एंट्रीज के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन वाउचर, आपके वाउचर पे डिपेंड करता है। एवरी एंट्री इज रिकॉर्डेड आफ्टर एग्जामिनिंग द सपोर्टिंग वाउचर। नंबर 2 इज डबल एंट्री सिस्टम। एंट्रीज आर मेड यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल, यानी कि ये सिंगल एंट्री को फॉलो नहीं करता, डबल एंट्री को फॉलो करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपने बिजनेस के अंदर, हम लोग कोई भी बिजनेस करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पैसे आने की अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं और जाने की ना करें तो कभी भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगेगी और ना ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली निकल पाएंगे। नंबर 3 इज सिस्टमैटिक, यानी कि जो भी हम जर्नल एंड लेजर बनाते हैं वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 4 दिन एंट्री करी और 5वें दिन की एंट्री आपने स्किप कर दी, तो इससे क्या होगा, आपके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पे इम्पैक्ट आएगा। नरेशन इंक्लूडेड होनी चाहिए और ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। पेमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए, हेल्प इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल हिस्ट्री फॉर द वेरिफिकेशन एंड ऑडिटिंग। ठीक है। नंबर 5th क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि आपके एग्जाम में कई बार दिखाई देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एपी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किसने इशू किया है, रूल इशूड बाय गवर्निंग बॉडी लाइक आईसीआई इन द इंडिया टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, जो कि इंस्टीट्यूट आपका इसका मेन ब्रांच है करकरडूमा में, ठीक है। सो वहाँ के कुछ अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड हैं जो कि हर एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। आप स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद अपने स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपका स्कूल से नाम काट देते हैं। सेम वैसा ही है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं माने तो आपका बिजनेस जो है वो ढंग से रन नहीं होगा, ठीक है। आप उनकी गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानना पड़ेगा जो कि रूल इशू किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें आता है जो कि मैंडेटरी है, मस्ट बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि सब लोग करते हैं, बट यहाँ पे हमें इस गाइडलाइंस में ये सिखाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको क्या करना है, ऐसा कुछ रखना है। हर एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि आप चीजों को इजीली कंपेयर कर सके। अगर अगर 2025 के अंदर अगर आप कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं और 2024 के अंदर अगर आपको लॉस हो रहा था या आप कोई बिजनेस रन कर रहे थे तो उसमें अगर आपको लॉस हुआ था, तो इस बार आपको लॉस से प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होना है, अ, वो आपको तभी निकाल पाओगे जब आपके जो अकाउंट है वो ढंग से रिकॉर्ड होंगे। एग्जाम्पल में आता है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो बताता है वो बताता है फिक्स एसेट्स के बारे में। कई बार क्या होता है हमारे से AS1 AS2 ऐसे करके पूछ लेता है या फिर उसको एक्सप्लेन करने को बोलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसकी बात करी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करी गई है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करी है, कि जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। स्कोप क्या है, डील विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अथॉरिटी में आता है इशू बाय अ रेगुलेटरी बॉडी, इसको चलाता कौन है, तो आईसीआई इसको चला रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, लेस फ्लेक्सिबल है, मैंडेटरी है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, आप इसमें अपनी इच्छा नहीं चला सकते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आता है फंडामेंटल अजम्पशन कॉन्सेप्ट गाइडलाइन दैट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आते हैं अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि अजम्पशन है। अब होता क्या है कि बिजनेस जो होता है या कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं वो अजम्पशन के बेस पे चलते हैं, यानी कि एज्यूम करना पड़ता है। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसके अंदर क्या सोचते हो कि आपका बिजनेस जो है वो 2 दिन बाद शट डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पहले ये मानना पड़ता है कि आपका जो बिजनेस है वो फॉरएवर तक चलेगा, बीच में नहीं रुकेगा। उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है फंडामेंटल अजम्पशन कॉन्सेप्ट गाइडलाइंस, कि आपने हर एक काफ़ी सारी चीज़ें आपको एज़्यूम करके चलनी पड़ती है कि आप प्रॉफ़िट में जाओगे, आपको लंबे समय तक बने रहना है, तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आती हैं और इसमें सारे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। अगर आपको इसको डेप्थ में पढ़ना है तो वन शॉट देखना।
Conceptual and general guidelines provide framework but may not be legally binding to guide accounting in recording and reporting transaction कंसिस्टेंटली। होता पता है क्या है? इसमें आता है कि जो आपके जो अकाउंटेंट हैं, उनको गाइड किया जाता है, ठीक है? उनको बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये वाली चीज़ें ऐसे माननी है, तो कुछ चीज़ें हो पाती हैं। जैसे कि गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में भी ये होता है कि आपका बिज़नेस आप मान के चलोगे कि अगर आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो 6 महीने नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा। बट ये मानना है कि वो बीच में नहीं रुकेगा। अगर आपकी मेंटालिटी पहले से ही रहेगी, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो नहीं चलेगा, तो डेफ़िनेटली आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्रूडेंस है और कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी में बताया जाता है कि आपको जो कोई भी काम कर रहे हो, तो उस पे आपको लगे रहना है, मतलब आपको बीच में नहीं रुकना। लेट्स सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो हमारे को अकाउंटिंग में सिखाया जाता है कि आपके पास 2 ही मेथड हैं, वन इज़ एसएलएम एंड सेकंड वन इज़ डब्ल्यूडीवी। अगर आपने एक मेथड को ऑप्ट किया और उसके बाद आपने सेकंड पे आ गए, सेकंड के बाद आप फर्स्ट पे आ गए, तो कभी भी आप डेप जो है वो सही से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। डील विद ओवरऑल अकाउंटिंग फिलॉसफी। इसमें क्या होता है कि आप अपनी अकाउंटिंग की जो फिलॉसफी है, उसको आप ओवरऑल डील कर पाते हो, ठीक है? डेवलप थ्रू अकाउंटिंग थ्योरी, प्रैक्टिस कन्वेंशंस ओवर टाइम। मोर फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल है, इसमें आप अपनी चीज़ें कुछ चीज़ें मान सकते हो, ठीक है? यानी कि मानना ना मानना आपके हाथ में है, ठीक है? अप्लाइड बेस्ड ऑन द जजमेंट, की पॉइंट्स इसके दे रखे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द अकाउंटिंग। वही सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। स जो ये 6th क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज़ एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस नाम से क्लियर है, कैश है, यहाँ पर उधार का कोई काम नहीं है। कैश में आता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस और रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव और पे, यानी कि आपके हाथ में पैसा आया और पैसा गया, तो यानी कि कैश है, कैश बेसिस है, नाम से ही क्लियर है। एक्रूअल में क्या होता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और इनकर्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट, यानी कि यहाँ पे कैश का काम नहीं है, यहाँ पे उधारी का काम है। और जब उधारी होती है तभी हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं कि आज हमने इतना माल जो है वो उधार पे बेचा। यानी कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस तो तभी आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना व्हेन दे आर अर्न्ड, ठीक है? आपने रेवेन्यू को अर्न किया या इनकर्ड किया तो आपने कॉपी पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद आता है कि जो कैश बेसिस है ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, यहाँ पे सिर्फ कैश का काम होता है। ओनली व्हेन कैश इज पेड, या तो पैसा गया होगा, या तो कैश गया है या तो कैश आया, तो दैट मीन्स वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। और यहाँ पे क्या होता है, गुड्स और सर्विस आर डिलीवर्ड और परफॉर्म इवन इफ कैश इज नॉट रिसीव, आपको पैसा नहीं मिला तब भी आपने सामान दे दिया, तो दैट मीन्स वो है एक्रूअल, कि पैसा आज नहीं आया, 2 दिन बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, तो दैट मीन्स वो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है। व्हेन लायबिलिटी अराइजेस इवन इफ पेमेंट इज पेंडिंग, लायबिलिटी वहीं जनरेट हो जाती है जब हमें उधारी हो जाती है, ठीक है? यानी कि हम बाद में पे करेंगे, तो वो आता है एक्रूअल बेसिस। फोकस में आता है सबसे जो कैश बेसिस है उसमें फोकस रहता है कैश पे। नाम से ही क्लियर है, कैश के इनफ्लोज होते हैं और आउटफ्लोज है, पैसा आएगा, कैश आएगा या कैश जाएगा। लेकिन जो हमारा एक्रूअल होता है उसमें हमारा जो ओवरऑल फोकस होता है ना, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे होता है, उसकी पोजीशन पे होता है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्या होता है कि एक दुकानदार है, जो कि सिर्फ कैश पे काम करता है और एक दुकानदार है जो कि उधार पे और कैश दोनों पे काम करता है, तो सेल्स किसकी ज़्यादा होगी? सेल्स सबसे ज़्यादा होगी एक्रूअल बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्या होता है, वो उधारी पे भी सामान दे रहा है। भले ही पैसा आज नहीं आ रहा लेकिन इन फ्यूचर आएगा। तो सेल्स किसकी ज़्यादा होगी? जो एक्रूअल बेस पे काम कर रहा है। और कैश वाला पर्सन जो है वो सिर्फ कैश पे काम कर रहा है, यानी कि कैश वाले कस्टमर है उसके पास। यानी कि एग्जांपल में आता है रिसीव 10,000 फ्रॉम अ कस्टमर रिकॉर्डेड नाउ, कि आज हमारे 10,000 की यहाँ पर जो है वो हमें सेल हुई है, 10,000 का हमने सामान बेचा है, तो उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है? और उधार का कोई कस्टमर आएगा तो उसको देना नहीं, यानी कि वो कस्टमर चला गया, यानी कि आपकी सेल पे इम्पैक्ट आया, ठीक है? और जो आपका एक्रूअल बेस है उसमें आता है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड नाउ, कैश में भी रिसीव लेटर, कि आपने जो सामान है वो 10,000 का बेचा उधार पे, लेकिन पैसा आज नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर आएगा। तो यानी कि आपने अपने कस्टमर को होल्ड करके रखा, वहीं पे रोके रखा, तो दैट मीन्स आपने आज उससे कुछ ना कुछ अर्न किया, कैश में भी रिसीव लेटर। सस्टेबिलिटी में आता है, सूटेबिलिटी में आता है, सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस और कैश ओरिएंटेड बिजनेस। अब कैश वाला काम कौन करता है?
कैश वाले वो काम करते हैं जिनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, छोटे-छोटे बिज़नेस होते हैं, कैश ओरिएंटेड बिज़नेस में जो चलना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ में डील करते हैं। लेकिन जो एक्रूअल होता है, वो बड़े-बड़े बिज़नेसेस के लिए होता है, यानी कि सूटेबल रहता है। अब होता क्या है, ये ज़्यादातर जो बल्क ऑर्डर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो इसमें डील करते हैं, क्योंकि बिना उधारी के ये लोग आगे काम नहीं कर सकते। अगर इन्होंने 4 बार कोई बिज़नेस किया है या फिर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें सामान खरीदा है, 4 बार पेमेंट किया, तो 5वीं बार ये उधार पे माल खरीदेंगे। यानी कि इनको अपने बिज़नेसेस को चलाने के लिए इनको उधारी करनी पड़ती है, एंड कंपनी फॉलोइंग गैप और आईएफआरएस, ठीक है? कंपनी भी इसको फॉलो अप करती है। अगर हम प्रॉफिट की एक्यूरेसी के बारे में बात करें, तो कौन-सा व्हिच वन इज़ बेटर? तो मे नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट। अब बात क्या आती है, जो हमारा कैश बेसिस होता है वो हमें ट्रू प्रॉफिट नहीं दिखाता। सम अर्न रेवेन्यू और इनकम एक्सपेंसेस में बी इग्नोर। हम काफी सारे जो खर्चे होते हैं उसको तो हम इग्नोर मार देते हैं, कैश वाले पर्सन को हमने होल्ड करके नहीं रखा, तो वो कस्टमर चला गया, तो यानी कि हमारी सेल पे इम्पैक्ट आया, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है उसकी एक्यूरेसी हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग पा रही। लेकिन हम अगर एक्रूवल की बात करें तो वो हमें ट्रू और फेयर प्रॉफिट दिखाता है, लॉस भी दिखाता है, रेवेन्यू भी दिखाता है, एक्सपेंसेस भी दिखाता है, जो कि हमने पूरे साल के अंदर करे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में आता है सिंपल एंड ईजी टू मेंटेन। देखो, कैश वाले जो काम होते हैं वो छोटे बिजनेस के लिए होते हैं, जो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते और बिल्कुल सिंपल पाथ पे चलना चाहते हैं। लेकिन उनकी इनकम भी बहुत लिमिटेड होती है, सिंपल होती है, इजी टू मेंटेन होती है, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। बट जो एक्रूवल होता है काफी कम्प्लेक्स होता है, रिक्वायर्ड ट्रैकिंग रिसीवेबल, पेबल्स एंड एक्रूवल। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक अच्छे खासे अकाउंटेंट की जरूरत होती है, जो कि आपकी सारी चीजों की एंट्रीज करे और उसको ये पता लगाए कि कौन सी चीज जो है वो रिसीवेबल में है, कौन सी पेबल है, कौन सी एक्रूवल है। ये सारी चीजों की कैलकुलेशन करने के लिए हमें काफी जो है वेल एजुकेटेड अकाउंटेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आता है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू द फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इन सिंपल वर्ड, इट शोज ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन। आपके प्रोडक्शन करने में जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट लगी थी ना, वो सारी आपका क्या आती है, यूज होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री के खर्चे हैं, और टू अराइव देयर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कि आप किसी सामान को बना रहे हो, तो आपने उस प्रोडक्ट को बनाया तो काफी सारा खर्चा लगा होगा, रॉ मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी बुलाई होगी, फैक्ट्री के खर्चे भी हुए होंगे, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके डायरेक्ट कॉस्ट में। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पर्पस क्या है? सबसे पहला सीओपी को डिटरमाइन करना, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जांचना। द फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द ग्रॉस लॉस व्हेन ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में चीजें डालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना और ग्रॉस लॉस कितना है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग डिसीजन। हम अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं। लेट सपोज, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक कंपनी पेन बना रही है, ठीक है, तो अब पेन बना रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जेब से खर्चा करेगी। अगर पेन को बनाने के लिए 2 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, 2 रुपए के अंदर एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, पैकिंग भी आ रही है, इंक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो उसे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये सामान बाहर कितने का बिकेगा। ठीक है, वो कितने का बिकेगा, और उससे हमें हमें पहले ही डिसाइड करना है कि वो कितने में बिकने वाला है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट भी आती है, लेबर भी आता है, और सारे खर्चे भी जोड़ लेते हैं, और उसमें प्रॉफिट भी जोड़ लेते हैं। यानी 2 रुपए की अगर कॉस्टिंग आई है तो 3 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 5 रुपए में वो सामान बेच रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा पेन का मैं एग्जांपल मैंने काफी बार दिया था, तो ये बेस्ट रहेगा टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिवली। अब होता क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप चॉकलेट का एग्जांपल ले सकते हो। अब जो कैडबरी है, चॉकलेट बना रही है काफी टाइम से, और उसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि वो अपनी 2 पैकिंग करती थी, और 2 पैकिंग में क्या होता है, पैकिंग करने से खर्चा बढ़ता है, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए अपनी जो सेकेंडरी पैकिंग थी उसको बंद कर दिया। सेकेंडरी पैकिंग को बंद करने से उनके प्रॉफिट जो थे, यानी कि प्रॉफिट बढ़ गया और कॉस्ट कम हो गई। यानी कि जो सेकेंडरी मटेरियल यूज हो रहा था कैडबरी के अंदर, वो उन्होंने बचा लिया। अब वो उनका बन गया प्रॉफिट, यानी जो चीज एक्सपेंस में जा रही थी वो उन्होंने उसको अपने प्रॉफिट में जोड़ना शुरू कर दिया। तो यानी कि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं प्रोडक्ट के अंदर, जिससे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाते हैं और अपने एक्सपेंसेस को कम कर पाते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस कम होगा तो हम डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, और ऐसा नहीं है कि कैडबरी में बहुत सारी चॉकलेट ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सेकेंडरी पैकिंग बिल्कुल बंद कर दी है। आप रैपर खोलते हो और सामने चॉकलेट होती है, यानी कि
अब वो डिपेंड करता है कि उसकी प्राइसिंग कितनी है। अगर आप काफ़ी बड़ी चॉकलेट लेते हैं मतलब 200 के अराउंड या फिर 300 के अराउंड, तो आपको सेकेंडरी पैकिंग भी मिलती है। लेकिन जो आपके कम प्राइसिंग की होती है उसमें आपकी सेकेंडरी पैकिंग बंद कर दी गई है, जिससे कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड की कुछ एक्सप्लेनेशन है, क्या-क्या आता है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, वो वन शॉट में मैंने कराया था। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वही है जो मैंने आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, बट आपको दोबारा से एक शॉर्ट में समझा देती हूँ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एन एसेट बुक वैल्यू ओवर इट यूजफुल लाइफ टू रिफ्लेक्ट इट्स डिक्रीज इन द वैल्यू फ्रॉम वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम। होता क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप अपने घर में लेट सपोज एक चेयर लेकर आए, ठीक है, आपने उसको यूज किया, ठीक है, आप उसको यूज करते जा रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ गिर गया या फिर उस पर डस्ट लग रही है, तो यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो हम अपने घर के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हमारे को पता है कि हमने उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर वो बिजनेस के अंदर वो चीज पड़ी है, यानी कोई टेबल पड़ा है, कोई चेयर पड़ी है, कोई लैपटॉप पड़ा है, तो हम उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने से क्या होता है, पता चलता रहता है कि अगर आज हमने 20,000 इन्वेस्ट किए थे, तो उसकी वैल्यू नीचे कितनी गिर चुकी है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यानी हर साल कितनी वैल्यू गिर रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, ठीक है। अब हर एक कंपनी जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग डेप लगाती है, कोई 10% लगाती है, कोई 5% लगाती है, कोई 25% लगाती है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, और इसके दो मेथड्स होते हैं, डब्ल्यूडीवी होता है, एसएलएम होता है। हर एक कंपनी जो है वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल्स डेप्ट का, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल। सेल्स डेप्ट और अकाउंट रिसीवेबल यानी कि एआर इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय अ कस्टमर फॉर द गुड्स और सर्विस डिलीवर बट नॉट गेट पेड फॉर। होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। सोल्ड गुड्स वॉट 10,000 ऑन क्रेडिट। आपने माल बेचा 10,000 रुपए में, वो भी उधार पे, तो ये आपका सेल डेप्ट है। सेल डेप्ट मीन्स पैसा आज नहीं आया बट इन फ्यूचर आएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, सेल डेप्ट कहलाता है। बैड डेप्ट क्या होता है, ये पैसा डूब जाता है, जो कि रिकवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार क्या होता है, हम कस्टमर को उधार दे देते हैं और हमें नहीं पता उसकी नीयत का कि वो हमें पैसा देगा या नहीं देगा। बैड डेप्ट इज अ डेप्ट दैट इज अनलाइकली टू बी रिकवर्ड एंड राइट ऑफ बाय द लेंडर और बिजनेस। हमें नहीं पता। इट अकर व्हेन अ कस्टमर इज अनेबल टू पे अ डेट ऑफ्टन ड्यू टू द बैंकरप्ट और अदर सर्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि हम उधार बहुत ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट की वैल्यू कम होती है और लायबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस केस में बनता है, यानी कि संपत्ति इतनी नहीं है, कर्जे ज्यादा हो चुके हैं और उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने कर्जे को चुका सके। दैट मीन्स क्या है कि हम जो जो बिजनेस के अंदर ऐसे डेट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने से क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसने अपना साइड में एक बैलेंस बना लिया है। इफ अ डेटर ऑफ रुपीज 2,000 कैन नॉट पे, इट इज कंसिडर अ बैड डेट, ठीक है। यानी कि अगर वो मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं देता, तो उसको दुख ना हो, इसलिए वो पहले से उस चीज को राइट ऑफ कर लेता है। क्लोजिंग स्टॉक में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक वो वाली वैल्यू होती है जो हमारी अनसोल्ड होती है, जो बच जाती है, जैसे कि कुछ रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, दैट अ बिजनेस हैज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर ऑल दी सेल। आपने सारी सेल कर दी लेकिन आपके पास कुछ सामान बच गया, तो अगर इस साल बच गया है तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। उसके बाद आता है आपकी इंपॉर्टेंस का, इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000, ठीक है। अभी इसका ऊपर फॉर्मूला भी बताया था। नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की आपकी जो बिजनेस है या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, आप उसको सबको रिकॉर्ड कर रहे हो। दे इंक्लूड जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, एंड आर यूज टू ट्रैक अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। कि आप अपनी कंपनी की पोजीशन को जानना चाहते हो कि वो कहाँ पे स्टैंड करती है। अब कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने शेयर इशू करती हैं, बट उनके पास जो है डेट ज्यादा हो जाता है, यानी कि कर्जा लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और जो है एसेट्स बहुत कम होती हैं।
यानी कि कैश फ्लो भी डिपेंड करता है, कैश कितना है, कैश का फ्लो कैसा है। रिकॉर्डिंग रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, सेल, परचेजेस, एसेट, लायबिलिटीज। तो ये सारी चीजें आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखनी पड़ती हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे और प्रॉफिट एंड लॉस पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईएएस का, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। IASB टू इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ग्लोबली। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने ऊपर भी पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो वही सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, IS2 और ये सब एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। Method of accounting for stock inventory and debtor receivable. A stock and debtor system is a method of accounting primarily used by a head office of the business and branches to maintain detailed control over branch operation. It involves creating separate account for the branch stock and branch debtor along with other account for expenses and the goods sent to the branch, and the track inventory and the customer credit at each location. These allows the head office to determine each branch profit and the loss. अब क्या होता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर काफी सारी चीजों की ब्रांच होती है। तो ब्रांच के अंदर भी जो सामान जो पहुंचता है, जो स्टॉक है या जो हमारे ब्रांच डेटर हैं या फिर जो एक्सपेंसेस हैं, वो सारी हर एक ब्रांच के अलग अलग होते हैं। तो उससे हम अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करते हैं, हर एक लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं। तो स्टॉक सिस्टम है, डेटर सिस्टम है, कहाँ वो यूज हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। फिर परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह जो है वो रेडी करी जाती है, ताकि हमारे जो भी आपका यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच के अंदर कितनी शॉर्टेज हो रही है, कितना सरप्लस है, वो हमें पता लग सके, अब उसको हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न। ये मैंने ऊपर भी समझाया था कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक ऐसा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ये मान के चलना होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरे साल चलता रहेगा, वो बीच में नहीं रुकेगा। ये हमें सिखाया जाता है, क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस का, कि अगर हम पहले से ही हार मान लेंगे, पहले से ही सोच लेंगे कि हमारा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम नहीं, मतलब अगर हमने एज्यूम करा कि चलता रहेगा, तो वो चलता ही रहेगा। बहुत कम चांस है कि हम उसमें फेल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखो मैनुअल मीन्स क्या होता है, आपको ना चीजों को ना रट्टा नहीं मारना, मतलब आपको ना लॉजिक समझना है। लॉजिक में आता है, सबसे पहला आता है मैनुअल। मैनुअल मतलब यहाँ पे कुछ भी कंप्यूटराइज नहीं है, हर एक चीज मैनुअली हो रही है, मतलब अपने हाथ से हो रही है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय हैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक जर्नल एंड लेजर। पहले के टाइम में अकाउंटिंग कैसे होती थी, बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, तो उसमें हम लोग स्केल पेन लेके बैठ जाते थे और अकाउंट बनाते थे और एंट्रीज करते थे। तो उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती थी और उसमें घपला भी ज्यादा होता था, क्योंकि उसमें हम कटिंग कर सकते थे और अपने एक्सपेंसेस को जो है बढ़ा के दिखाते थे और अपनी इनकम को कम कर देते थे। ठीक है, और फॉर्मेट भी हम खुद ही जनरेट करते थे। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि टैली है, क्विक बुक्स है, ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसपे आप काम करते हो और आप जो है अपनी कैलकुलेशन करते हो। काफी सारी कंपनी क्या करती है, अपना सॉफ्टवेयर अलग बनवाती है, बट काफी जो अकाउंटिंग के जो है, आपने काफी सारे बच्चों ने टैली भी चलाया होगा, उसके काफी सारे न्यू वर्जन भी यूज करे होंगे। स्पीड की अगर बात करूं तो आपको पता है मैनुअल में बहुत टाइम लगता है, यहाँ तक कि अकाउंट को बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है। लेकिन जो आपकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती है और आपकी रिपोर्ट को जनरेट करती है उसी वक्त। ठीक है, और काम भी जल्दी होता है। एक्यूरेसी की बात करूं तो आपको पता ही है, जो मॉडर्न है, यानी कि जो आपकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है वो हाईली एक्यूरेट है, और जो आपकी मॉडर्न वाली है उसमें कैलकुलेशन पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब आप उसको टोटलिंग करते थे। कॉस्ट की बात करूं तो बहुत कम कॉस्ट आती थी। मैनुअल में क्या होता है, आपने क्या है एक अकाउंटेंट रख लिया और उससे कितना भी काम करवा लिया। बट यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम चलाने के लिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए एक अच्छा वेल एजुकेटेड अकाउंटेंट चाहिए होता है, जो कि आपके अकाउंट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाता है, जो कि हाईली एक्यूरेट होता है, आपके एरर्स को रिड्यूस करता है, ऑटोमेटिक चेक करता रहता है। कॉस्ट की मैंने अभी बात बता दी, इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो सॉफ्टवेयर की काफी हाई रहती है और ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है कि अकाउंट चलेगा कैसे। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई कंपनी के अंदर टैली पे काम करना है और किसी पर्सन को नॉलेज नहीं है कि टैली पे काम कैसे करना है, ठीक है, कैसे अकाउंट को मेंटेन करना है, तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली। इसीलिए जितने भी अकाउंटिंग की जो कंपनीज होती हैं
उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने टैली कभी चलाया है या आपने सॉफ्टवेयर में कभी काम किया है। अगर किया है, एक्सपीरियंस है, तो आपको उसी टाइम वो जॉब दे दी जाती है। स्टोरेज की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, वाउचर और जो बुक्स होते हैं वो एक फिजिकल स्टोरेज होती है। आपने खाते बना लिए और उसको रख लिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, डिजिटली आप उसको स्टोर करते हैं, इससे आपके जो स्पेस है वो सेव रहती है। रिपोर्ट जनरेट की बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले भी यही होता था, मैनुअली होता था। यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, क्योंकि एक पर्सन की एक लिमिट होती है माइंड की भी, और एक लिमिट तक वो काम कर सकता है। बट जो आपका कंप्यूटर है, क्विक रिपोर्ट देता है, लाइक ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जनरेट, उसी टाइम वो जनरेट कर देता है। यानी कि फास्ट है और काफी इजी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, ये जो हमारा मैनुअल होता है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है और ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो आपको पता ही है, वहां पे क्या है, अगर एक बार आपका रजिस्टर खो गया तो बस काम खराब हो जाता है। आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, दोबारा वापस नहीं ला पाओगे। अगर गुम गया, इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, आप अपने डेटा पे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपने उस पे बैकअप फॉर द सिक्योरिटी, ठीक है। डिपेंडेंसी में क्या आता है, लेस डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। आप मैनुअल में टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं हो। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने आप को चेंज कर रही हैं, टेली पे काम कर रही हैं, अपने अलग सॉफ्टवेयर बना रही हैं और काम कर रही हैं। वो काफी लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं और काफी सारी चीजों की उनको नॉलेज है। बट कुछ कंपनी, छोटी मोटी कंपनियां हैं जो आज भी वही खाते बना रही हैं और उसी पे काम कर रही हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स में लिखा हुआ है वो, अब वही शॉर्ट में लिखा हुआ है। जिनको अगर डिफरेंस ज्यादा बड़ा लग रहा है तो वो ये 2 लाइन पढ़ के भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, जो कि आता है ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने वन शॉट में अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, तो वहां मैंने अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया हुआ वन शॉट में, तो आप वहां से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि ये इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग के फीचर और एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो accounting means that accounting is a process of systematic recording, classifying, summarizing, and interpreting the financial transaction of the business to provide information that is useful in the decision making. यानी आप अकाउंटिंग करते क्यों हो, सबसे पहला माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। हम चीजों को पढ़ रहे हैं बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटिंग हमारे किस काम है, किस काम आ रहा है वो हमारे। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप चीजों को रिकॉर्ड करते हो, आप क्लासीफाई करते हो। अगर आज आप कोई बिजनेस करने बैठे हो तो आपको सबसे पहले ये सोचना होता है कि कौन सी चीज मॉनिटरी है, यानी कौन सी चीज जो है वो उसको आप पैसों में तोल सकते हो। अगर आप उसको पैसों में तोल सकते हो तो आप उसको आगे बढ़ा देते हो, और अगर आप उस चीज को पैसों में नहीं तोल सकते तो वो चीज आप यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करते। क्योंकि हमारे अकाउंटिंग के अंदर इमोशंस नहीं चलते, ओनली फाइनेंशियल चीजें चलती हैं जो कि मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करती है। फिर आप उसको क्लासिफाई करते हो, फिर उसकी एक समरी बनाते हो, शॉर्ट बनाते हो कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, उसके बाद आपको पता लगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करते हो, आप ग्रोथ करते हो। ग्रोथ कैसे करोगे, कि अगर आपको आज 10,000 का प्रॉफिट है तो आप इंटू 2 इंटू 3 कैसे करोगे। और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आपकी वेल्थ अच्छी है, संपत्ति आपके पास ज्यादा है, लाइबिलिटीज आपकी जो है वो कम है, तो आप डेफिनेटली उसको आगे ग्रोथ में लाते हो। लेकिन अगर आज आपको लॉस हो रहा है तो आप उसकी चीज को पकड़ोगे कि आपको लॉस क्यों हुआ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं, सिंपल वर्ड्स में आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। इसके फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, अपने अकाउंट्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में लगाना है। सेकेंड वन इज मॉनिटरी मेजरमेंट। आप जो भी चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो मॉनिटरी होनी चाहिए, मेजरेबल इन मनी होना चाहिए, पैसों में आप उसको मेजर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके अंदर मान लो कि जो हमारा टीएल है, यानी जो टीम लीडर है, वो अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात नहीं करता, ठीक है। या फिर मान लो टीएल जो है वो एम्प्लॉय की बहुत अच्छी तारीफ कर रहा है, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इमोशन वाली चीजें यहाँ नहीं डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं आने वाला। थर्ड पॉइंट आता है ड्यूल एक्सपेक्ट ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। होता क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, या तो डेबिट और क्रेडिट, या तो पैसा जाना या तो पैसा आना। क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन में आता है ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू अकाउंट्स एंड समराइज्ड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल नेचर होना चाहिए रिकॉर्ड पास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। हमें यहाँ पे सारी हिस्टोरिकल नेचर की चीजों को रिकॉर्ड करना है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऑन गोइंग होता है, और हमें रेगुलरली इसको अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपनी चला रहे हो और आपने 4 दिन चीजों को रिकॉर्ड करा और 5वें दिन आपका एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा,
तो दैट मीन्स वो कभी भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ग्रोथ नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलता है कि हमारे बिजनेस के अंदर वही सारी चीजें रिकॉर्ड करना जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अब मान लो कि कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, उसका बर्थडे आ जाता है और उसको लगता है कि उसको अपने लिए कोई शर्ट खरीदनी है या वट एवर कुछ भी खरीदना है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे वो खर्चा वो यहाँ नहीं डालेगा क्योंकि वो उसका पर्सनल है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सब आता है। और उसके एडवांटेजेस की बात करें तो अकाउंटिंग के कुछ फायदे होते हैं। अकाउंटिंग हम करते क्यों है, उससे फायदा क्या है हमारा? तो प्रोवाइड रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ओनर। जो मालिक है, जो मैनेजर है, जो इन्वेस्टर है, अगर कोई कंपनी के अंदर शेयर में पैसा लगाता है तो दैट मीन्स कि वो जानना चाहता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। अगर मान लो, अब क्या होता है कि आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस देख के अट्रैक्ट होते हैं, बट हमें ये देखना होता है कि हम जो जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो पहले कंपनी की एसेट्स देखते हैं, लाइबिलिटीज देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कैसे हैं, रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं, ये सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर एक समरी बनाते हैं, देन आफ्टर वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और आजकल की जो हम वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं इन्वेस्ट करना है, वो बिना कंपनी की चीजें जाने ही पैसा लगा देते हैं और उसके बाद उनका पैसा डूब जाता है। रीजन यही है कि आपने उसकी कंपनी को एनालाइज नहीं करा, उसकी समरी नहीं बनाई है, तो इसी वजह से उनको लॉस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही आता है कि आपको डिसीजन मेक करना है। डिसीजन मेक आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। अब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया स्टॉक मार्केट का, कि आपने शेयर में पैसा लगाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, कंपनी की वेल्थ, एसेट और उसके डेटा को चेक करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर रिपोर्ट बनाते हैं, देन आफ्टर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंपनी के अंदर उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जाना, तो ही उन्होंने डिसीजन मेक किया। अगर आप बिना किसी की कंपनी की वेल्थ को जाने आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूबेगा, डेफिनेटली डूबेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपको ये जानना है कि आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा? तो वो तभी पता चलता है जब आप डेली बेसिस पे अपने अकाउंटिंग करते हो, पैसा जाना, पैसा आना, और एक्यूरेटली करते हो। नेक्स्ट आता है लीगल। लीगल पॉइंट में आता है टैक्सेशन आ गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ गए, ये सारे पॉइंट्स में भी वो मदद करता है। कंट्रोल ओवर बिजनेस में आता है जो आपके रेवेन्यू हैं, एसेट्स हैं, रिड्यूस फ्रॉड, जो आपके फ्रॉड्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि आपने हर एक चीज यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करी। प्लानिंग में मदद करता है। अब आप सोचोगे कि प्लानिंग में कैसे मदद करता है, तो अगर आपने आज पूरा साल आपने अकाउंटिंग करी है और आपने पैसा आने की, पैसा जाने की, सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करी है, ठीक है? अकाउंट्स बनाए हैं एक प्रॉपर मैनर में, तो आप उससे प्लानिंग कर सकते हो ना कि अगर आज आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो और इस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ग्रोथ में लाया जाए। लेकिन अगर आज लॉस हो रहा है और हम ध्यान नहीं दे रहे, कई बार बहुत सारे बिज़नेसेस, बहुत सारी कंपनीज़ क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि वो इस चीज़ पे वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, और एक जो बजट होता है, फ्यूचर बजटिंग नहीं में दिक्कत होती है, फोरकास्टिंग में और एक्सपेंशन में। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमें पहले ही पकड़ना है कि अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसको ठीक कैसे करना है। तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये वाला पॉइंट मैंने अपने अकॉर्डिंग समझाया ताकि आपको समझ आए। वैसे तो ये प्लानिंग मीन्स आता है कि आपकी जो फ्यूचर की जो बजटिंग होती है ना, उसमें मदद करता है। यानी अकाउंट्स बने हुए होंगे तो आप फ्यूचर से बजटिंग कर पाओगे, फोरकास्टिंग कर पाओगे और एक्सपेंशन कर पाओगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओगे। नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग एंड वेरिफिकेशन, फैसिलिटेट एक्यूरेट ऑडिट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक बार वेरीफाई करें, उसको, उसके ऑडिट को, आप मतलब रिकॉर्ड जो हो रहा है वो एक्यूरेटली होना चाहिए। और ना अकाउंटिंग के कुछ बुराई भी है, जैसे कि सबसे पहली बुराई आती है कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉड कंप्लीटली। यानी कि जैसे कि कोई बिजनेस के अंदर चोरी हो रही है, ठीक है, या फ्रॉड हो रहा है, तो काफी सारी चीजों में, ट्रांजेक्शन में ये घपले हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पाते। तो इग्नोर नॉन मॉनिटरी एक्सपेक्ट, ये तो पॉइंट मैंने अभी बताया था कि हमारा जो अकाउंटिंग है ना, वो इमोशंस को नहीं लेता, वो सिर्फ मनी को लेता है, मेजरेबल इन मनी। यानी कि आपकी एम्प्लॉय की स्किल, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो गया, ब्रांड वैल्यू हो गया, इनको हम इग्नोर करते हैं, हमें इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता।
तो हम उसको इग्नोर करते हैं, ओनली मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स को ही लेते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट पास्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि जो अकाउंटिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है पास्ट ट्रांजेक्शन्स पे, यानी कि जो करंट और फ्यूचर पोजीशन ऑफ द बिजनेस, नॉट नेसेसरी द करंट एंड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हिस्टोरिकल नेचर पे काम करती है, यानी कि पास्ट ट्रांजेक्शन पे काम करती है, रिफ्लेक्ट करती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज बिजनेसेस, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायर स्किल्ड एंड पर्सनल एंड टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं या लार्ज बिजनेस होते हैं, उनको चलाने के लिए ही एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, और एक पर्सन की जरूरत नहीं होती, काफी सारे लोगों की जरूरत होती है और काफी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अगर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम अपग्रेड हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आज हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और हम अपने कंपटीशन से भी हार जाएंगे। May be subjective. Some expect like depreciation, provisions, or valuation of asset involve judgment and estimation, which can vary between accountant. यानी कि जो हमारे डेप्रिसिएशन है या जो प्रोविजंस होता है, प्रोविजंस हम क्यों बनाते हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो एट अ टाइम अगर मान लो कि उसको 2 लाख रुपए देने पड़ गए, तो बट कंपनी के पास अभी फंडिंग नहीं है, कंपनी ने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो वो पहले से ही प्रोविजन बना के चलता है, ताकि आने वाले समय में कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है तो वो उस प्रोविजन को निकाल के उस एम्प्लॉय को दे सके। Valuation of the asset involves judgment and estimation which can be vary between accountant. Next point is costly for the small business. होता क्या है ना कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, वो छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए ना काफी कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप एक अकाउंटेंट हायर करोगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करोगे, तो उसको आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, जो कि सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट, यानी छोटे बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं, आपने देखा होगा वो कुछ खास नहीं होते, तभी वो अपनी ढंग से कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते और ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस नहीं होती। लेकिन जो बड़े-बड़े बिज़नेसेस होते हैं, वो हर एक छोटी चीज़ को भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं, और उनके सिस्टम कंप्यूटराइज़ होते हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ते लार्ज स्केल के लिए, लेकिन स्मॉल बिज़नेस के लिए ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो ये था पूरा का पूरा आपका वन शॉट वीडियो जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब बच्चों का डाउट होगा कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, तो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किए थे पास्ट 5 इयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल वाले, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने पूरा का पूरा आपको समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना मुझे डेफ़िनेटली, और वैसे तो कोई डाउट आएगा नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी डेप्थ में इसको समझाया है, ठीक है? अगर आपको इसको और डेप्थ में समझना है तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफ़िनेटली एक वन शॉट वीडियो और बनाऊँगी, और वैसे इसके साथ वन शॉट और गेस पेपर वाली वीडियो देखना, ताकि आपको एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो, और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है? एडवांस में ही। सो अच्छे से करके आना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।